कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार शाश्वत जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। और डॉक्टर साहब से हम बातचीत जो करेंगे वो करेंगे मछली पालन और मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। और जो भाई हमारे केंद्र में बैठे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनसे सवाल पूछना चाहें तो हम भाइयों को एक बार फ़ोन नंबर बता दें। फ़ोन नंबर है 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम जो सुनने वाले हैं उनमें आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक सवाल है कि सहायक धंधे के रूप में हम कोई ना कोई जो हमारे किसान भाई हैं जी वो अपना रहे हैं, और उसमें जैसे मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, और इसके साथ साथ एक और व्यवसाय है जिसको हम मछली पालन कहते हैं जी। मछली पालन व्यवसाय में उसको अगर हम व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं तो क्या क्या आवश्यकता रहेगी? धन्यवाद अनिल जी। सभी श्रोता किसान भाई बहनों को मेरा भी नमस्कार स्वीकार हो। और आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है कि एक चीज़ आपने, हम सब जानते हैं कि हमारी भारत सरकार का एक कार्यक्रम और प्रयास भी है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की दिशा निर्देशन और उनके अनुरूप डबल फार्म। एक फ़ोन है जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। कुमार बोल रहा हूँ, भद्रवा जिला डोडा से। जी पुरुषोत्तम जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी जी ये मिट्टी के बारे में, मिट्टी की जांच कैसे की जाती है? जी डॉक्टर साहब, हाँ, मिट्टी की जांच के बारे में पूछ रहे हैं हमारे श्रोता। पुरुषोत्तम जी राम राम। राम राम जी। हाँ मसला ये है कि मिट्टी की जांच का जो आइडिया है, हाँ जी हाँ जी। भाई एक तो मोटा मोटी इतना तो हम जानते हैं कि तो नमूना लेना है उसका बढ़िया से। अच्छा। और नमूने में मोटी मोटी सावधानी है कि मेड़ के पास का न हो, छाया के पास, पेड़ के पास का न हो। अपनी जहाँ खेती होती है तो उतने में से 6 इंच की गहराई से लेकर के नमूना। अच्छा। और मोटा अंदाज में मान लो कि जैसे एक खेत में से 1 एकड़ है तो कम से कम 6-7 जगह से लेके और उसको मिला के बढ़िया से, और इतना मिला के आधा आधा करते चलो कि 1 किलो रह जाए, और 1 किलो में से भी लास्ट में 250 ग्राम करीब रह जाए। अच्छा जी। ये तो मोटा नमूना लेने का तरीका बना लीजिए। और इसको फिर जो है मृदा परीक्षण जो प्रयोगशाला है उसमें जा करके, और वहाँ जैसे हमारे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान से या राज्य सरकार की जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, हाँ जी। तो वहाँ से जो नमूने की जांच के जो परिणाम मिलेंगे ना, हाँ जी। उसमें ऐसा रहता है कि जिस खेत में से लिया है, कौन सी फसल बोएंगे, वो ब्यौरा आप जो देते हैं तो उसकी संस्तुति वो लिख के देते हैं। अच्छा जी। और वैसे अब उसको अगर आप मोटा मोटी अपने लेवल से समझने का प्रयास करें तो बड़ा अच्छा है कि अगर उसमें औसत पोषक तत्वों की मात्रा दी है तो फिर हम जितना
फसल में जो खाद उर्वरक देनी है उतना तो देना ही है। अगर उसमें लिखा है कि पोषक तत्वों का स्तर कम है अच्छा तो जो जितना आप देते हैं ना उसमें 20 से 25% या 15 से 20% थोड़ा मात्रा बढ़ा लीजिए। अच्छा अच्छा अगर कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि साहब इसमें फला फला पोषक तत्व की मात्रा अधिक है या ज़्यादातर की ठीक है स्थिति पोषक तत्व मिट्टी में, ठीक है। तो उतना उसमें आप कम कर सकते हैं। तो अच्छा जी। पुरुषोत्तम मोटा जी, मोटा इतना है। आपका ठीक। सवाल जो तो था वो आपका सवाल का जो प्रश्न का उत्तर जो है वो आपने मिल गया होगा। और धन्यवाद। फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम मछली पालन के व्यवसाय के बारे हाँ। में चर्चा कर रहे तो उसमें क्या है कि जो आपने पूछा कि भाई सहायक धंधे के रूप में है, जी। तो हमारी वो जो तो डबलिंग फार्मर इनकम वाला जो प्रयास है थे। उसका एक मतलब बड़ा सारगर्भित जो आयाम है वो ये है कि डबलिंग फार्मर इनकम जो बिंदु है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके साथ उसके जो सहायक धंधे हैं उनको भी बराबर करें जिससे कि जो आय है वो थोड़ी बढ़े। यानी कि आय दुगना करें। हाँ, आय अब को दुगना करने दुगना के लिए करने हमें- का जो प्रयास है जी। सहायक धंधों की ही भूमिका है इसमें। जी। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा आपको विस्तार से बताऊं कि जैसे मछली पालन आज की हमारी वार्ता का विषय है। हम्म, तो मछली पालन अब दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे ये मैदानी क्षेत्र हैं जी। यहाँ पर आप एक तो जैसे बतख के साथ मछली पालन कर सकते हैं और दूसरा ये है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ धान गेहूँ फसल चक्र अपनाया जाता है। जी। तो यहाँ पर ज़मीन का जो समतल स्तर है वो इतना इस कदर बढ़िया है कि आप अगर 1 इंच पानी पूरे खेत में भरें तो 1 हेक्टेयर में 1 इंच ही खड़ा रहेगा, जी। कहीं ऊंचा नीचा नहीं होगा। जितना पानी लगाते हैं बड़ा समतल खड़ा रहता है। तो उसका फ़ायदा हम इसमें ले सकते हैं कि धान के साथ सह फसली मछली पालन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो बत्तख के साथ मछली पालन है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बतख के साथ में तरीका ये है कि जैसे हमारे जो भी तालाब हैं मछली के, जी। तो जैसे 2-3 तरह की होते हैं। एक तो हमारा जैसे नर्सरी पॉन्ड होता है, दूसरा हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड होता है जिसमें बड़ी मछलियाँ रहती हैं जिनको हम सेल करते हैं या मतलब खाने के लायक लाते हैं। तो जो नर्सरी तालाब हैं उनमें छोटी छोटी मछलियाँ जो फिंगरलिंग पनपते हैं उसमें आप इनको अपनी जो बतख हैं उनको आप छोड़ें। तो एक तो उसमें जो माने मिट्टी में, क्योंकि तालाबों का जो किनारे होते हैं या धरातल है वो कच्चा ही रहता है, जी। जी। तो उसमें क्या है कि कोई भी तरह के जो कीड़े मकोड़े पनपते हैं मिट्टी में दबे रहते हैं, जी। उनको वो खा करके उनका पोषण के रूप में काम आता है। और उसके सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि उस पानी में चलने से बतखों से ना उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर घुलती रहती है। यानी कि पानी जो है ऊपर नीचे होएगा तो हाँ। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर। ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो पानी का जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो मछलियों के लिए तो लाभ। ये सह फसली माने सह व्यवस्था है। जी। अगर इसका जो है वो उसको फायदा मिलता है मछली के पनपने बढ़ने में, और इसके साथ साथ ये बतख पालन भी बढ़िया से होता है। जी। तो ये है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र करा कि भाई जैसे मछली के साथ बतख है, जी जी। और इसके अलावा जो आपने बात की कि भाई हम आय को जो है दुगना करना चाह रहे हैं, तो जो हमारे तालाब हैं उनके आसपास जो है हम फलदार जो पौधे हैं वो लगा के भी हम अपनी जो बिल्कुल बहुत सही की- कहा आपने। इसमें एक चीज़ और है कि जो तालाब के आसपास जो ज़मीन रहती है जी। उसमें आप उसके साथ उसका बहुत अच्छा जुड़ा हुआ धंधा है मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की जो व्यवस्था है वो बॉक्स होते हैं, बक्से, और आप इसके चारों तरफ जो खाली ज़मीन है वहाँ पर कोई फूलों वाली जैसे सरसों लगाएं माने फसलों में। जी। उसके अलावा दूसरे जो पेड़ हैं जो फल वाले पेड़ लगा दें, आम फलदार है, वृक्ष, अमरूद है, आम है, अमरूद है, बेर है, बेर है। हैं, और इसके अलावा नींबू है, और भी जो मतलब जिनमें बढ़िया फूल आते हैं, तो वो से क्या है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलता है। डॉक्टर साहब, कई जगह तो ये भी देखने में आया कि जहाँ मछली पालन हो रहा है जी। वहाँ
कुछ किसान भाई जो है अपने मेंढ के ऊपर जो है वो धनिया लगा देते हैं, धनिया है, और धनिये से पालक उनको जो है। है काफ़ी अच्छी आमदनी जो है वो हो जाती है। वो भी एक तरह से मतलब जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जी। उपलब्ध होती हैं, तो उससे अपना खान पान स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है और बड़ी शुद्ध चीज़ मिलती है। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जी। जैसे मछली पालन का जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यानी कि जैसे आप NDRI में अध्यक्ष हैं, जी वहाँ से और राज्य सरकार से, राज्य सरकार के जो मत्स्य विभाग है जी जी उसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। अनिल जी, मैं आपको अपने किसान भाइयों बहनों को इस प्रश्न के जो उत्तर है उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने दो चीज़ें बताई, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरा राज्य सरकार के मत्स्य पालन विभाग। जी। तो इन दोनों की जो मैंडेट हैं, जो शासनादेश जो अधिकृत हैं, वो बड़े स्पष्ट हैं और बड़े सहायक हैं। कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य जो कार्य है वो है तकनीकी का मूल्यांकन और प्रदर्शन, जी। और इसके जो हितग्राही हैं स्टेक होल्डर्स, उनकी क्षमता निर्माण। तो हम लोग अब जैसे मछली पालन की बात करते हैं तो मछली पालन में कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है किसान भाई को, और उसकी जो कौशल विकास है किसान भाई को प्रशिक्षण के माध्यम से, ये सब हमको बताना है। और राज्य सरकार के जो विभाग हैं जी, उसका होता है फील्ड एक्सटेंशन, माने क्षेत्र में उसका प्रदर्शन। तो उसके लिए क्या है उनका काम कि एक तो उनकी जो योजनाएं होती हैं कि भाई कुछ योजनाएं जिनके में कुछ फंड की सहायता मिलती है, बहुत सारे उनके अपने विभिन्न योजनाएं हैं जो जिले में मत्स्य पालन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। तो उनका काम होता है कि उस धंधे को हम किसान को कैसे सहायता दें जिससे कि वो बढ़ाए, और हमारा काम होता है कि उस धंधे में क्या तकनीकी ज्ञान चाहिए, क्या कौशल चाहिए, इनकी व्यवस्था किसान भाइयों को या जो मछली पालन के जो लगाव रखने वाले जो लोग हैं उनको क्षमता निर्माण। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जैसे कि कोई नया किसान भाई है या जो मछली व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा आपके केंद्र के माध्यम से? सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों को यही निवेदन करेंगे कि अगर मत्स्य पालन का व्यवसाय करना है, देखो प्राथमिक स्तर की जानकारी तो सबको होती है, हमको भी है, आपको भी है, सभी किसान भाइयों को भी है, लेकिन उसको एक व्यवसाय के रूप में शुरू करने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है कि भाई हम खुद इस बात का प्रशिक्षण लें, ट्रेनिंग लें, और प्रशिक्षण जो है वो उसमें ये एक सामान्य पढ़ाई से एक अलग विधा है। अध्ययन में और प्रशिक्षण में फ़र्क है जी। जो क्लास में जो कक्षाओं में हम और आप पढ़ के आए हैं वो एक अध्ययन था। अब हम जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो ट्रेनिंग जो कराते हैं वो प्रशिक्षण है, जिससे कि उनकी कौशल विकास होता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कि हम किसी चीज़ को कैसे हैंडल करें। मान लो मछलियों में ब्रीडिंग करनी है जी, इसको कैसे, इसका ज्ञान होना चाहिए। हाँ, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर उसको बड़े तक कैसे लेके जाएं। उनका भोजन व्यवस्था करनी है, आहार। तो आहार निर्माण के लिए हम क्या क्या चीज़ों का उपयोग करें, कितनी मात्रा में खल मिलाएं, कितनी मात्रा में भूसी चूनी मिलाएं हैं, और तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जब प्रशिक्षण लेते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का ज्ञान होता है। तो तकनीकी ज्ञान सबसे पहले प्रशिक्षण लें, और फिर जो है उस प्रशिक्षण के बाद उनका स्वयं का इतनी सक्षमता बढ़ जाती है, योग्यता, कि वो फिर किसी इस व्यवसाय को आसानी से कर सकता है। डॉक्टर साहब जी, एक और सवाल है कि जो हमारी जो आधुनिक कृषि प्रणाली है जी, उसके जो मद्देनजर है मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए हमें जो मृदा स्वास्थ्य की जो भूमिका है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए, क्योंकि मिट्टी अगर हमारी सही होगी, सही पोषण हम अगर मिट्टी को देंगे तो जो हम देंगे वही तो मिट्टी हमें देगी। बिल्कुल। इसको अनिल जी मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न किया है, हमारी जैसे आज की वार्ता का विषय मत्स्य पालन है, तो हम कोई भी धंधा करें अंततोगत्वा वो सब कार्य भूमि के ऊपर हो रहे हैं जी, और भूमि की ऊपरी परत जिसको हम माटी कहते हैं वही मृदा है। और इस माटी का स्वास्थ्य ही हमारी किसी भी धंधे की
खास तौर से जो कृषि से संबंधित व्यवसाय हैं उनकी सफलता का आधार है। अब मृदा स्वास्थ्य जो है वो केवल और केवल इतना ही नहीं कि मतलब केवल खेती बाड़ी से संबंधित है। हम जो भी अब जैसे मछलियों के तालाब हैं, पानी है, पानी की गुणवत्ता, उस पानी का पुनः चक्रण, उसका खेती बाड़ी में प्रयोग, उसके साथ साथ उस पानी की जो गुणवत्ता में जैसे उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, और साथ ही साथ हम जैसे ये जो जितना हम ये चीज़ देते हैं फसलों में उर्वरक के माध्यम से या कीट व्याधि रोग नियंत्रण के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं पेस्टिसाइड वगैरह, तो उन सब का जो है सीधे सीधे मृदा स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। और इसके माध्यम से आगे हमारा कुल मिलाकर के बात पहुंचती है भूमिगत जल की गुणवत्ता, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही जैसे एक पराली प्रबंधन हमारा है, पर्यावरण की स्वास्थ्य की बात की है जी, मानव स्वास्थ्य की बात की है, पशु स्वास्थ्य की बात की है, तो हम जितने भी हमारे सड़ने गलने योग्य पदार्थ हैं जो कृषि क्षेत्र से निकलते हैं उनको उसी में पुनः चक्रण के माध्यम से वो करें तो मृदा स्वास्थ्य टिकाऊ और समगतिशील जी बनता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जैसे कि हम जो मृदा है, मिट्टी है, जो ऊपरी परत है जी, उस ऊपरी परत में जो जीवाणु हैं, उस जीवाणु को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम मृदा जो है, अनिल जी आपने एक कहावत सुनी होगी कबीरदास जी की है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस रख दीनी चदरिया जी। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन का एक अभिन्न अंग है मृदा, प्राकृतिक संसाधनों में वन भी आते हैं, जल संसाधन आते हैं, माटी आती है, ये सब हैं। तो मृदा जो है इसका जो आप जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं की बात पूछे हैं, तो माटी जब ही जीवित है जब उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति है जी। सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति ही मृदा के जीवित होने का द्योतक है, यही इसकी परिभाषा भी है जी। तो इनकी स्वास्थ्य या इनकी जनसंख्या या इनकी जो पॉपुलेशन है और उसका जो भोजन है वो होता है जीवांश कार्बन, और कार्बन के साथ संलग्न विभिन्न खनिज पोषक तत्व। तो कार्बन और कार्बन ही मृदा स्वास्थ्य की रीढ़ है जी। तो कार्बन और कार्बन से इसके साथ जुड़े हुए खनिज तत्व, ये अगर उसमें एक बड़े माकूल स्तर पर हैं जी, तो मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की जनसंख्या, उनकी जो संख्या है वो बड़ी उचित होगी, अनुकूलतम होगी। और इनकी उपस्थिति की आवश्यकता और महत्ता इसलिए है कि जितने हम पोषक तत्व देते हैं अनिल जी, हमारे सभी किसान श्रोता जानते हैं इस बात को कि उनमें से जैसे नत्रजन, फास्फोरस और सल्फर जी, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो कि इनका अधिकतम कम से कम 90% से ज़्यादा भाग जो है ना वो जैविक कार्बन के साथ संयुक्त रहता है जी। और ये तीनों तत्व सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया के माध्यम से, उनकी जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से ही पोषक तत्व ये जो है तीनों उस अवस्था में उपलब्ध होते हैं जिसमें कि पौधे की जड़ें इनको ग्रहण करती हैं। अगर आप इस साइकिल को तोड़ दें जी, सूक्ष्म जीव की संख्या कम हो जाए, तो आप निश्चिंत मानो कि जो डीएपी, यूरिया और अन्य स्रोतों से जो उर्वरक के माध्यम से जो पोषक तत्व हम देते हैं वो पौधों को उपलब्ध नहीं होंगे। तो सीधी सी बात ये है कि मृदा स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है और सूक्ष्म जीव ही अच्छे मृदा स्वास्थ्य के द्योतक हैं। और डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत ज्वलंत एक मुद्दा है कि भाई पराली जलाने का। हाँ, तो क्या पराली जलाने से मिट्टी के जो जीवाश्म जिनका आपने जिक्र किया, जीवांश जी, उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा?
बहुत एकदम सीधे सीधे, जी क्योंकि अब समय इस चीज़ का आ गया है कि अब जागरूक होने के साथ साथ स्वयं इतना इन चीज़ों को क्रियान्वित भी करना है जी कि आप एक मोटा अनुमान इससे लगा सकते हैं अनिल जी कि अगर आपने एक मिट्टी से एक कुल्हड़ बना लिया जिसमें चाय पीते हैं हम लोग, जी दुकान पर चाय मिलती है, उस कुल्हड़ को आपने कैसे बनाया, मिट्टी को लिया, मथा और बढ़िया से अवस्था में ला करके एक आकार दिया और फिर उसको आंच में पका लिया जी और चाय पीने के बाद उसको आपने 10-20 कुल्हड़ इकट्ठे करके और उसको चूरा बना लीजिए पीस के। अब पीस के चूरा बना लीजिए। अब आप अंदाज़ा लगा, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कोई हमारा कोई पौधा उग जाएगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसमें जो है वो जो मिट्टी से हमने जो कुल्हड़ बनाने के टाइम जो हमारी मिट्टी तप गई तो सूक्ष्म जीव जले, उसको जो सेक दिया हमने, हाँ, और जीवांश जला। तो ये अगर इस कदर इतना नहीं होता है तो इतना तो जरूर होता है कि पराली जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है और उसकी गहराई में कुछ गहराई तक जी सूक्ष्म जीवों की भी जनसंख्या संख्या कम होती है, जीवांश जल जाता है। कुल मिलाकर के जो खनिज तत्व हैं वो एक राख में उनकी उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन पौधे को उपलब्ध जिस रूप में होते हैं उस रूप की कल्पना जो है फिर बड़ी हो जाती है कि वो उतना नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये तो रही हमारी मिट्टी के बारे में। जी, एक और है कि जैसे हमने बात की मछलियों के बारे में, हाँ। और जो समन्वित मछली पालन की जो प्रणाली है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। समन्वित जी, समन्वित मछली पालन से जो अभिप्राय है वो जैसे अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे कि जैसे बतख के साथ, जी, बतख पालन मछली के तालाब में करना बड़े फायदे का सौदा है। दूसरा है कि ये जो धान की खेती, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि देखिए जहाँ जैसा है स्थिति के अनुसार लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए खेती में। जो संसाधन जिस रूप में उपलब्ध है, जैसे पानी भरा रहता है, 3 महीना करीब 4 महीना खेत में पानी रहता है, 3 महीने, उस पानी में आप मेड़बंदी ढंग से करके, और ख़ासतौर से हम तो देखते हैं किसानों के यहाँ मेड़बंदी इतनी बढ़िया होती है कि, और लेबलिंग, कंप्यूटराइज्ड लेबलिंग होती है कि आप जितना पानी खेत में छोड़े हैं उतना ही खड़ा रहेगा। तो और उसमें से पानी इधर उधर कहीं जाता भी नहीं, एक निश्चित गहराई का पानी आप उसमें खड़ा रखते हैं, उसमें मछली पालन संभव है। और पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये होता है, जहाँ सीढ़ीदार खेती वगैरह होती है, यहाँ भी उसको माने प्रयास करना चाहिए कि उस तरह की चीज़ें हों। उससे 2 फायदे हैं, एक तो उस जल का उपयोग होगा, फिर उसमें जो जितने जल में जो कीड़े मकोड़े पनपते हैं वो उसकी भोजन का काम करते हैं, माने जो मछलियाँ हैं। तो भले छोटे रूप स्तर पर करें, लेकिन दूसरा है बतख पालन वाला जो मैंने बताया। तो ये समन्वित मत्स्य पालन प्रणाली है, यानी कि मिला जुला अगर हम इसको हाँ समन्वित है। इसमें मतलब है कि एक का जो बाई प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए काम आता है, काम आएगा। हाँ। तो ये तो रही हमारी समन्वित मछली पालन प्रणाली के बारे में। हाँ डॉक्टर साहब, और क्या आप इस हमारे जो किसान भाई हैं उनको सलाह देना चाहेंगे कि मछली पालन में हमने क्या क्या और इस्तेमाल करना चाहिए, कि कहाँ से हम कितने एकड़ में हम जो मछली का जो व्यवसाय है वो कर सकते हैं? उसमें अनिल जी हमारी जो राय है वो ये रहेगी कि जैसे किसान भाई नर्सरी के तालाब बनाते हैं, 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो नर्सरी का तालाब ये अलग हो, और एक ब्रूडर तालाब बोलते हैं, और एक होता है स्टॉकिंग पॉन्ड, जिसमें माने जो हमारी मछलियाँ जिनको हम बेचने के लिए निकाल के तैयार करते हैं, माने तैयार माल जिसमें मिलता है। तो ये थोड़ा इस तरह का वर्गीकरण हो। और फिर दूसरा उसमें यानी कि ऐसा ना हो कि भाई सारी मछलियों को हाँ मतलब एक ही तालाब में आपने कर दिया है, नहीं, भले उसके थोड़े हिस्से करें। तो नर्सरी तालाब, अच्छा इसकी देख रेख, ब्रूडर तालाब उसकी देख रेख, और जो स्टॉकिंग पॉन्ड जो होते हैं उनकी देख रेख। तो इनमें एक तो इनके खान पान, इसका जो फीडिंग है, आहार मिश्रण, उसकी बहुत बड़ा महत्व है कि कुछ तो आहार बाजार से तैयार आते हैं, उनको आप डाल सकते हैं, ज़्यादातर लोग डालते भी हैं।
लेकिन यह है कि लागत घटानी है और आय बढ़ानी है। जो मसला डबलिंग फार्मर इनकम वाला है, तो उसमें है कि भाई जैसे आप जितना प्रयास हो सके कि प्रशिक्षण में ये ज़रूर सीखें कि भाई हम अपने घर पर मछली के लिए आहार कैसे बना सकते हैं। उसमें जैसे सरसों की खल है, धान की डॉक्टर साहब भूसी एक है। सवाल है जी हेलो। हेलो जी। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे मैं साहब? प्रतापगढ़ से बोल रहा जी, रामजी लाल। जी बोलिए रामजी लाल। ऐसे जब जीरी के बारे में कह रहे, जीरी में मछली का बीज छोड़ने से और जो खाद गिराएंगे या दवाई गिराएंगे, क्या मच्छी नहीं मरेगी? डॉक्टर साहब नहीं, उनमें ये रामजी लाल जी राम राम। राम राम जी। हाँ, ये चीज़ आपने बहुत सही पकड़ी कि उस चीज़ का वो रखना होता है, लेकिन ये व्यवस्था वो है कि उसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन बिना उसके किया जाए, छोटे स्तर पर आप करके इसको देखें जिसमें उस तरह का प्रयास हो सकता है। अच्छा रामजी लाल जी, फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे जो कार्यक्रम का समय है वो समाप्त होने जा रहा है, और आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।